तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टीकेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क मेथोडोलॉजी। मतलब आज हम लोग जो है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो वर्क मेथोडोलॉजी है उसके बारे में देखने वाले हैं। कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे वर्क करती है जियो टेक्निकल एजेंसी और क्या उसको सबमिट करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम जो जियो टेक्निकल एजेंसी करती है वो करता है आपका टीम फॉर्मेशन एंड ब्रीफिंग। तो सबसे पहला काम होता है उनको एक टीम बनाना होता है जहां पे उनको कंस्ट्रक्शन साइट जो भी, जैसे कि आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका एल&टी हो गया या फिर टाटा हो गया, जो भी हो गया, उन्होंने एक एजेंसी हायर किया। उस अब एजेंसी का काम आता है उसको वर्क अलॉट कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है उसको एक टीम बनानी होगी। टीम में कौन रहेगा? टीम में आपका जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर्स रहेंगे, सुपरवाइजर्स रहेंगे, स्किल्ड लेबर रहेंगे। उसके अलावा उसके साथ में उनको जो है इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे और ड्रिलिंग मशीन जो है वो दिया जाएगा और ड्रिलिंग मशीन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उनको एक मीटिंग ली जाएगी। उसमें जो है उनको वर्क ऑफ स्कोप क्या है उसके बारे में उनको समझाया जाएगा कि हमें वहाँ पे साइट पे जाके कौन कौन से फील्ड टेस्ट करने हैं और कौन कौन से टेस्ट के लिए हमको सैंपल लेने हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप मशीनरीज में देखेंगे तो आपको जो है कई टाइप के मशीन होते हैं। ड्रिलिंग मशीन जैसे कि कैलेक्स मशीन हो गया आपका, बोर मशीन हो गया आपका, पावर बेंच मशीन हो गया आपका और उसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन हो गया। तो ये सारे मशीन रहते हैं। उसके अलावा आपका सैंपलर्स जो रहते हैं, काफ़ी सारे ड्रिलिंग बेड्स रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट जो है साथ में लेके जाया जाता है और एक कंटेनर जैसा रहता है जिसमें जो है पूरा सेटअप रहता है, जहाँ पे टेस्टिंग के लिए अगर अलग अलग तरीके के टेस्ट कर रहे हैं हम, अगर वहाँ पे हम जो है एसपीटी कर रहे हैं या फिर सीपीटी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे जो है पूरा सेटअप रहता है। और वहाँ पे जो इंजीनियर है उसके रुकने के लिए एक ऑफिस टाइप का कंटेनर जो है वो भी बनाया जाता है साइट पे और वहां पे जो है सारी व्यवस्था जो है रखी जाती है साइट पर। उसके बाद सबसे पहले साइट पे पहुंचा जाता है। साइट में पहुंच के जो आपका क्लाइंट होता है, जहां पे क्लाइंट जो है आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है और कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकता है, वो जो है अपने प्लान में दिखाता है कि यहाँ पे जो है हमारा बोरहोल लोकेशंस है और इन बोरहोल लोकेशंस पे आपको जाके ड्रिलिंग करनी है और वहां से सॉइल सैंपल जो है कलेक्ट करनी है और जो भी फील्ड टेस्ट है वहीं पे आपको जो है परफॉर्म करनी है। तो यहाँ से जो भी टेस्ट की जाती है, आपका फील्ड टेस्ट हो चाहे लैबोरेटरी टेस्ट हो, इन सारे टेस्ट को किया जाता है जिसमें जो है आपका डिज़ाइन पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया जाता है। ये जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है जियो टेक्निकल एजेंसीज जो है वो फाइंड करके देती है टेस्टिंग के दौरान। और ये जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है इसको जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की टीम जो है इसको यूज़ करती है। अब यहाँ पे रोल आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर टीम की। इन्हीं को पूरे डिज़ाइन पैरामीटर जो है सबमिट की जाती है, इनको दिया जाता है ताकि ये जो है फाउंडेशन की डिज़ाइन कर सके, पूरे स्ट्रक्चर की डिज़ाइन जो है कर सके। क्योंकि जब जियो टेक्निकल एजेंसी जो है बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करके देगी तभी जो है उस बेरिंग कैपेसिटी का यूज करके कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है फाउंडेशन का डिजाइन करेगा, क्या साइज रहेगा, कैसा फाउंडेशन वहां पे जाएगा, कितने डेप्थ पे हम लोग डालेंगे और स्ट्रक्चर में बीम कॉलम की साइजेस क्या रहेगी, लोड के अकॉर्डिंग या फिर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसका जो है क्या यूज है, क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है जो हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या एक कोई आउटकम हमें मिलता है क्या। तो यहाँ पे हम लोग जो है सब सॉइल प्रोफाइल जो है वो बनाते हैं। तो सब सॉइल प्रोफाइल जो है कैसे दिखता है, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब बोरिंग की जाती है तो अलग अलग सॉइल के लेयर जो है वो मिलते हैं या फिर सेम सॉइल है तो उसका भी पता चलता है हमें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो है एक रिपोर्ट का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है। आपको ये जो पूरा रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नीचे आपको अटैचमेंट जो है वो फाइल का मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक जो है आपको रॉक मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो है अलग सिंबल से यहाँ पे दिखा दिया गया है। उसके बाद जो नीचे आप जाएंगे तो पोरली ग्रेडेड सैंड मिला हुआ है। मतलब पोरली ग्रेडेड सैंड जो है 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, मतलब हम लोग जो है कहां से कहां गए, 3 मीटर के डेप्थ तक हमको रॉक मिला है। फिर 3 से चालू होकर 9 मीटर के डेप्थ तक हमको पोरली ग्रेडेड सैंड मिला है। ठीक है, मतलब 6 मीटर का डेप्थ तक हमको क्या मिला, सैंड मिला। देन फिर आगे फिर जो है हमको रॉक मिला है। तो हमने यहाँ पे जो है टोटल कितना किया है, तो यहाँ पे हमने जो टोटल जो है 10 मीटर की जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, जिसमें जो है आपको 3 मीटर का रॉक मिला है पहले, फिर 6 मीटर का आपको पोरली ग्रेडेड सैंड मिला है, देन फिर 1 मीटर का फिर से रॉक मिला है। ठीक है, अब इसी में जो है एसपीटी टेस्ट भी परफॉर्म की जाती है। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है उसमें नंबर ऑफ ब्लोज जो है मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है अदर सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो डिजाइन एस्पेक्ट वाला देखने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताएगी कि एन वैल्यू क्या है, हम लोग जो है जो कितना पेनिट्रेशन इसमें कराते हैं। तो वैसे 450 mm होता है, उसमें से 150 mm जो है हम जो है उसको इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर का जो सॉइल होता है क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड होता है, ऊपर जो है उखड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको जो है हमको उसको इग्नोर करना पड़ता है। और नीचे के जो 300 mm का जो पेनिट्रेशन होता है उसके लिए हमने कितना हैमरिंग मारा सैंपल को लेने के लिए, उसको जो है एसपीटी वैल्यू या फिर एन वैल्यू कहा जाता है,
जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, जो कि ग्रेटर देन 50 आपको दिखने को मिलेगा रॉक वाले पार्ट में भी और सैंड वाले पार्ट में भी। ठीक है, ये उससे कम या ज़्यादा आ सकता है। अगर ग्रेटर देन 50 तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में आगे कवर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस बस ये जान लीजिए आप कि यहाँ पे जो है हम जब ड्रिलिंग की जाती है उसके दौरान जो है हमको जो है ये सॉइल प्रोफाइल जो है वो मिलती है। और इसके अलावा इसी सब सॉइल प्रोफाइल से हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं इन डाटा का और उसके बाद जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। और लेबोरेटरी में भी टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे की जाती है, जैसे कि सॉइल सैंपल जो हमने अलग अलग डेप्थ के लिए कलेक्ट किया, कहाँ पे रॉक किया, कहाँ पे सॉइल किया, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे जो है ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस में कौन कौन से साइज के पार्टिकल हमको मिले वो भी देखते हैं। एटरबर्ग लिमिट में हम लोग जो है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है हमारा, वो सारी चीज़ें फाइंड की जाती है। डेंसिटी फाइंड की जाती है, बल्क डेंसिटी फाइंड की जाती है। उसके अलावा जो है आपका बहुत सारे ऐसे टेस्ट जो है जो कि आपको बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने में ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे टेस्ट जो है वो किया जाता है। चलिए, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जाती है, उस जो बोरहोल जो किया जाता है उसमें से सैंपल तो लिया जाता है, अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब सैंपल, दोनों तरीके के सैंपल उसमें से लिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्थ एंड वाटर लेवल एनालिसिस। यहाँ पे वाटर लेवल का एनालिसिस भी की जाती है, क्योंकि वाटर लेवल के फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके फाउंडेशन में जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, आपके बेरिंग कैपेसिटी में इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। इसलिए जो बोरहोल हमने किया है उसमें केजिन डाली जाती है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। और 24 घंटे के बाद अगले दिन आके उसमें जो है इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट कराते हैं और यहाँ का जो लेवल है इस ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है उसको पता करते हैं कि कहाँ तक ग्राउंड वाटर है। और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर बहुत सारे करेक्शन की जाती है। जब बेरिंग कैपेसिटी फाइंड की जाती है तो वहाँ पे जो है आपने सुना होगा वाटर टेबल का करेक्शन होता है, डायलेटेंसी करेक्शन होता है, ओवरबर्डन करेक्शन होता है, ये सारा कुछ जो है वो होता है। इसके लिए जो है आपको वाटर लेवल को फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब ये सारे टेस्ट होने के बाद जब हमने फील्ड में टेस्ट किया, हमने लैब में टेस्ट किया, सारा टेस्ट करने के बाद हमको जो है रिपोर्ट एक मिलता है। उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर इंजीनियर फिर यहाँ पे उसका रोल आता है, बेरिंग कैपेसिटी उनको मिल जाती है उसके बाद कि वहाँ पे जो कौन से टाइप्स के फाउंडेशन जो है डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर, जियो टेक्निकल एजेंसी भी एक रिपोर्ट बनाती है। उस रिपोर्ट में पूरे सॉइल के बारे में आपको बताती है कि किस टाइप का बिहेवियर वहाँ पे रहेगा, या फिर वहाँ पे लिक्विफिकेशन होने के चांसेस हैं कि नहीं है, अगर डीप फाउंडेशन जा रहे हैं आप तो ठीक है, किस टाइप के सॉइल में ऐसा जो है पोटेंशियल रहेगा। ये सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट बनता है पूरा। और आप कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि अगर स्मॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप सिंपल बिल्डिंग बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ फाउंडेशन या ओपन फाउंडेशन से काम चल जाता है। लेकिन यहीं पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप ब्रिजेस बना रहे हो, बड़ी हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको डीप फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है या पाइल फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को रिकमेंडेशन जो है जियो टेक्निकल एजेंसी देती है और बताती है कि कितने कितने डेप्थ में हमको कितना कितना बेरिंग कैपेसिटी जो है वो मिला हुआ है। और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है डिजाइन करता है फाउंडेशन को और स्ट्रक्चर को। चलिए, ये सारा चीज जो है, ये सारा प्रोसेस करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। बहुत सारे आईएस कोड होते हैं, उसमें से जो मेन आईएस कोड है, जैसे कि आपका सेल्फ फाउंडेशन या ओपन फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए आपका आईएस कोड 8009, ये जो 8009 आईएस कोड है, इसमें जो है सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए या सेल्फ फाउंडेशंस के लिए आपको जो है रिकमेंडेशन जो है, इसके गाइडलाइंस जो है आपको मिल जाएंगे। और वैसे ही आपको जैसे पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे आईएस कोड 2911, और ये जो आईएस कोड 2911 है, जो ये पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके है, उसमें बोर्ड पाइल का अलग, कास्ट इन सिटू पाइल का अलग, आपको बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आईएस कोड का गाइडलाइन जो है वो दिया गया है, जिसको फॉलो करते हुए बोर्ड पाइल के लिए और कास्ट इन सिटू पाइल के लिए हम लोग जो है बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं। उसके अलावा आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आईएस कोड जो दिया गया है, जो कि है आपका 1893/2016 पार्ट 1। इस आईएस कोड में आपको जो है अर्थक्वेक के कंसीडरेशंस को दिए गए हैं, उसके गाइडलाइंस को दिए गए हैं, आपको अर्थक्वेक के जोन्स के बारे में वहां पे डिटेलिंग बताई गई है। ठीक है, उसके अलावा जो है लिक्विफिकेशन एनालिसिस या लिक्विफिकेशन पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड करते हैं, उन सारी चीज़ों के जो है आपको 1893 में देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा जियो टेक्निकल एजेंसी जो है काम करती है। इस चीज़ को हमने पूरा बहुत डिटेल में आपको जियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स वाले दूसरे सेक्शन में आपको पूरे डिटेल में बताए हैं कि कैसे सैंपल लेते हैं, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सैंपल कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स का आपका सैंपलर होता है, कितने तरीके बोरिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगा। तो इंजीनियर्स, इस तरीके का अगर कंटेंट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो इंजीनियर्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।